मनोवैज्ञानिक परामर्श या साइकोलॉजिकल काउंसलिंग या ये साइकोथेरेपी, ये सब टर्म जो है ये हमारे लिए अनजान थे। तो काकोली मैडम यहाँ से बहुत पुरानी का साइकोलॉजिस्ट है और हम आप सबकी तरफ से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। काकोली मैडम, बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पे मौजूद हुई। अब छोटी सी बात तनाव से, फिर तनाव ट्रांसफर कर देंगे काकोली मैडम के पास में, दूर करने के लिए, कम करने के लिए। देखिए, तनाव हम सबको है, स्ट्रेस हम सबको है, और कम से कम मुझे तो तनाव और बढ़ जाता है जब कोई कहता है कि स्ट्रेस मत लो या टेंशन मत लो, और बहुत गुस्सा आता है जब कोई कहता है टेंशन मत लो। क्यों नहीं लो टेंशन? टेंशन तो हो रहा है, लेना पड़ रहा है, टेंशन नहीं लेके करेंगे क्या? लेकिन ये कुछ कुछ मैडम बताएंगी और कुछ कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ कुछ बातें हैं, या कुछ हम लोग अपनी सोच में या कार्य प्रणाली में बदलाव लाके दूर तो नहीं एकदम, लेकिन कुछ कम कर सकते हैं। तो ये तनाव इस वक्त का जो दौर चल रहा है, जो कोरोना का पेंडेमिक का दौर है, उस दौर में बहुत ज्यादा और बढ़ चुका है। हम सब उससे प्रभावित हैं, तनाव से, चिंता से, एंजाइटी से, और बहुत सारे लोग डिप्रेशन से, हम भी कभी कभी डिप्रेशन के शिकार भी होते हैं। इसकी साइकोलॉजिकल व्याख्या तो एक तरफ है, लेकिन आपके मन के हिसाब से बहुत सारी चीजें हम महसूस करते रहते हैं। तो हम ये सब बातें अभी ना करें, मैडम यहाँ पे मौजूद है, मैं आमंत्रित करता हूँ काकोली रॉय मैडम को, और आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि आप सबके मैं माइक म्यूट कर रहा हूँ। आप लोग जब सवाल जवाब का सेशन होगा तब आप अपना माइक खोल के बात करिएगा, और आपसे गुजारिश है कि आप अपना कैमरा भी खुला रखें तो अच्छा रहेगा। बहुत बहुत स्वागत काकोली मैडम। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद कहूंगी कि आपने मुझे फिर से इस प्लेटफॉर्म पर बुलाया कुछ आप लोगों के साथ बात करने के लिए। सुलझन ये प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करें, बहुत पहले भी मैं इस प्रोग्राम में एक बार जुड़ चुकी हूँ आपके ही साथ, और सबसे अच्छा लगा था मुझे ये नाम, क्योंकि बहुत पॉजिटिविटी है इसमें। हमेशा हम लोग उलझनों की बात करते हैं, हमेशा हम लोग नेगेटिव चीज़ों की बात करते हैं, पर अपने आप में ये प्रोग्राम ही पॉजिटिव है, सुलझन। और मैं वाकई दिल से धन्यवाद करती हूँ कि मुझे फिर से मौका मिला है आपके थ्रू इसके तहत मैं लोगों से मिलूं और अपनी बात रख सकूं, और दूसरों के जो भी प्रश्न होंगे मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं उन सवालों का जवाब दे सकूंगी। डायरेक्टली हम लोग आज के टॉपिक पर आते हैं। आज का सिचुएशन अभी सुनील जी ने बताया ही, मैं क्या, आप क्या, शायद हम सब बहुत ज्यादा जानते हैं। अगर हम कहें कि इसके बारे में बात क्या करना, क्योंकि हम सब बहुत वाकई जान गए हैं। एक छोटे से बच्चे से भी सवाल किया जाए ना, तो वो भी शायद कोरोना या कोविड-19 के बारे में बहुत कुछ बता देगा, क्योंकि लगातार हम इसके बारे में सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, मीडिया में देख रहे हैं सब, और पेपर पढ़ रहे हैं, और चारों तरफ सराउंडिंग में हमारी ये सब है। ये एक, हम कहेंगे, अनप्रेसिडेंटेड पैंडेमिक और अदृश्य एक ऐसा चीज जिसने हमारा जीवन तहस नहस कर रखा है। और सबसे बड़ा जो जो प्रश्न चिन्ह आता है कि अनसर्टेनिटी, आखिर हम कह रहे हैं हम बहुत कुछ जानते हैं, पर एक्चुअली क्या है कि कोई भी सटीक आंसर नहीं जानता कि ये क्या है, ये कैसे ठीक होगा, कब ठीक होगा। नो वन हैज दिस आंसर। मतलब एक युद्ध हो रहा है, वार पर वार किया चला जा रहा है, शत्रु हमारे चारों तरफ है, दुश्मन, पर वो अदृश्य है, हमें दिख नहीं रहा है। हम वार करें तो, हम काउंटर वार करें तो किस पर करें? हम फाइट नहीं कर पा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं लेकिन फेल हो रहे हैं, क्योंकि हमें दिख नहीं रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा है, मालूम नहीं। दूसरी तरफ एक न जाने वो कितनी तरह से अजीब अजीब अलग अलग चेहरों में, अलग अलग रूप में आकर वार किया चला जा रहा है, और कितने लोगों को हमने खोया है, कितनी चीजें हमने लूज की हैं, कितना नुकसान हमारा हुआ है, और सिर्फ हमारा और आपका नहीं,
पूरे विश्व में ये चीज हो रहा है, पूरे विश्व में नुकसान होता चला जा रहा है। और इन सब के लिए किया क्या तैयारी क्या की गई कि लॉकडाउन या फिजिकल डिस्टेंसिंग, क्योंकि ये एक ऐसा वेरिएंट है वायरस का जिससे इन्फेक्शन फैलता है। तो फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात हुई, और फिजिकल डिस्टेंसिंग की जब बात हुई, अब किसी का म्यूट नहीं है शायद, किसी फिजिकल डिस्टेंसिंग की जब बात शुरू हुई तो नेचुरली लोग आइसोलेट होने लगे, लोग अपने आप में सिमटते चले गए। और ये सिमट के रहना, अकेले रहना, यानी हम शत्रु के साथ युद्ध। मैडम आप अनम्यूट कर लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, सॉरी। तो हम युद्ध स्थल पर आकर अपने आप को वार नहीं कर पा रहे हैं, काउंटर वार नहीं कर पा रहे हैं। हमें अपने अंदर जाकर, हमें आइसोलेट होकर, हमें फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाकर अपने आप को बचाना है, और अपने साथ साथ अपनी फैमिलीज को बचाना है, बहुत सारे लोगों को बचाना है। ये जो प्रक्रिया इस तरह से आगे बढ़ी, इसने बहुत से मानसिक रूप से लोगों को क्षतिग्रस्त किया। मैं एक एक करके सब पे आऊंगी। अभी सुनील जी ने कहा है कि एंजाइटी और डिप्रेशन, यस, पर कैसे क्या क्या हुआ, मैं सारी चीजें अभी शायद गिनाना यहाँ पर जरूरी है। कि एक तरफ वायरस की वजह से फिजिकल सिम्टम्स जो आए और उसका इलाज या ना इलाज, या ठीक होना या ना ठीक होना, उसके साथ साथ कुछ मानसिक लक्षण जिनको कोविड हुआ उनको आए। लेकिन इन पूरा जो सिचुएशन बना हमारे चारों तरफ, उसकी वजह से जो भयावह चेहरा बन के सामने आया है, उसको मानसिक रोग विशेषज्ञ का जो ग्रुप है, उसमें ये कहा जा रहा है कि ये सोशल एपिडेमिक है, या मेंटल डिस्कॉर्ड का क्राइसिस है। डिसास्टर की उपाधि दी जा रही है इसको, मेंटल डिसास्टर की। डिसास्टर यानी जब सुनामी आती है या कोई बाढ़ आता है या कुछ भी, कोई प्राकृतिक कलामिटी ऐसी हो जाती है, हम लोग उसको डिसास्टर कह रहे हैं। और बिल्कुल वैसा ही मानसिक रूप से ये डिसास्टर यहाँ आ गया है बिकॉज ऑफ दिस वायरस। और इसमें जो जो चीजें हो रही हैं, उनको मैनेज करने के लिए, उनको ठीक करने के लिए विशेषज्ञों की संख्या हमारे देश में तो कम से कम बहुत 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 कम है। मतलब अभी हमारे देश में जितने भी मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं, उनका अगर 80 to 100 मल्टीप्लाई कर ले, उतने अगर और आ जाए तो शायद हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन को हम संभाल पाएं इस एपिडेमिक से, मानसिक एपिडेमिक से। वाकई बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है मनोवैज्ञानिक रूप से इस पूरे चीज में। पहला चीज जो हो रहा है वो है डर, फियर ऑफ पैंडेमिक, फियर ऑफ वायरस, फियर ऑफ कोविड-19, फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ सफरिंग, फियर ऑफ लॉस इन पर्सन, फियर ऑफ लॉस, न जाने कितने लोगों की नौकरियां चली गई, न जाने कितने लोग नौकरी के लिए बैठे हैं और उनको इस समय, इस दौरान नौकरियां मिल नहीं पा रही हैं, न जाने कितने लोगों की एजुकेशन सिस्टम के का जो एक स्मूथली चल रहा था वो रुकावट आ गई है, और वो एक लॉस है। समय का एक लॉस है, काम का लॉस है, बिजनेस ठप हो गया है, दुकानें बंद हो गई हैं, न जाने कितनी तरह के नुकसान हम सब लोग झेल रहे हैं। और इन सब का जो डर, पता नहीं क्या होगा, कब तक, हम सबको नहीं मालूम कब तक क्या होगा, आगे क्या होगा, ये हम लोगों को नहीं मालूम। और जिसकी वजह से सबसे ज्यादा भयानक मानसिक स्थिति पूरे विश्व में फैल गई है। हमारे देश में क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है और केसेस ज्यादा हैं,
हम लोग इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं। एक और चीज़ यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि जब हमने डिसास्टर की बात की, किसी भी तरह की महामारी होती है, डिसास्टर होता है, कुछ दिन, कुछ एक स्थान विशेष में और कुछ दिनों के लिए, या ज़्यादा से ज़्यादा पूरा चीज़ जब ठीक होने लगता है तो उसको कुछ महीने लग जाते हैं। पर यहाँ कोई एक जगह नहीं है, पूरी दुनिया, हर जगह ये प्रॉब्लम है। कोई जगह छूटा नहीं है जहाँ ये कह सकें कि हाँ, ये लोग इससे बचे हैं इसलिए ये लोग तो काम कर सकते हैं दूसरों के लिए। ऐसा नहीं है यहाँ, एवरीबडी इज अफेक्टेड। और दूसरा, कुछ दिन, कुछ महीने, यहाँ सालों, 1.5 साल से ऊपर हो गए हैं और लगातार इससे जूझ रहे हैं हम लोग। फर्स्ट वेव के बाद दूसरा वेव, और उसकी भयानकता और ज्यादा। उसके बाद लक्षण बदलते चले जा रहे हैं, मौतें बढ़ती चली जा रही हैं। ये जो चीजें हो रही हैं, इससे जो ये डिसास्टर को रिहैबिलिटेट करने की बात करें या उसको रोकने की बात करें, या हम लोग देख रहे हैं, आंखों के सामने देख रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। एक असहाय वाली स्थिति आने लगी है। एक क्या करें, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, नॉलेज की सीमाएं हैं, क्या करना है नहीं मालूम है, अनसर्टेनिटी भयंकर है, फियर है बहुत ज्यादा, आइसोलेशन बहुत ज्यादा, लोनलीनेस यूज्ड टू बी अ सिम्टम ऑफ डिप्रेशन। हम लोग जब डिप्रेशन पढ़ते थे एज अ स्टूडेंट, तो हम लोग लोनलीनेस को एज अ सिम्टम पढ़ते थे, और अब लोनलीनेस अपने आप में एक मानसिक रोग के रूप में सामने आ गया है। एकाकीपन की वजह से बहुत ज्यादा दिक्कतें बढ़ने लगी हैं। तो आइसोलेशन, लोनलीनेस बहुत बढ़ गया है। कम्युनिकेशन मिसकम्युनिकेशन में बदल रहा है। विशेषज्ञ इसको नाम दे रहे हैं कैओस। द सिचुएशन इज कैओस। कैओस यानी एक अशांत वातावरण हो गया है। इतनी अशांति है चारों तरफ, जिसमें चारों तरफ हल्ला है, एक क्लाउडेडनेस है, एक ठीक से सुनाई भी नहीं पड़ रहा है क्या है, क्लैरिटी नहीं है, लेकिन सब तरफ बहुत ज्यादा एक अशांति फैल गई है। वो एक सिचुएशन इस समय आ गई है। और खबरें और मीडिया, इन सब से जो ओवरलोडिंग हमारे ऊपर नॉलेज आ रहा है, उससे भी हम बहुत ज़्यादा त्रस्त होते चले जा रहे हैं और भयानक स्थिति होती चली जा रही है। स्ट्रेस की अगर हम बात करें तो बढ़ता चला जा रहा है। हम बाद में आएंगे कि व्हाट इज स्ट्रेस ना, पर ये वो चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं। अनसर्टेनिटी की तो जैसे बाढ़ आ गई है कि हमें कुछ नहीं मालूम है, निश्चित ही नहीं है कि कहाँ क्या कैसे कैसे क्या करना है। दूसरी तरफ ये एक सिचुएशन की बात मैंने कही कि ये हमारे साथ चारों तरफ जो सिचुएशन आज ऐसा हुआ पड़ा है। दूसरी तरफ हम मनुष्य जाति, ह्यूमन बीइंग्स की बात करें, हम ह्यूमन बीइंग्स जो बुद्धिजीवी कहलाते हैं, हमने ये सोच लिया था कि हम सर्वोपरि हैं, हम हर चीज पे कंट्रोल रख पाते हैं। हर चीज पर हमने चाहा एसी, हमने एसी लगा दिया, हमने चाहा लाइट, हमने चाहा ये, हमने चाहा वो, हमने सब कुछ अपने इशारों पर अपने बौद्धिक सफलता पाई और हमने सब कुछ पर कंट्रोल पा लिया। हमने प्रकृति पर भी अपना कंट्रोल पा लिया। हमने मकान बनवा लिए, हमने सीमेंटेड कर लिए, हमने सब कुछ क्या क्या कॉन्क्रीटाइज कर लिया सब तरफ। हमने ये जो कंट्रोल करने की बात सोची, और आज उसी प्रकृति के रूप ने हमें ध्वस्त कर दिया, हमें हिला दिया, हमें बिल्कुल जड़ से ये कर दिया कि अब क्या, अब वो बदला ले रहा है एज इफ। तो हम ह्यूमन बीइंग्स ना बहुत शॉर्ट साइटेड हैं। हम सोच रहे हैं अरे बाप रे ऐसा हो गया तो सब कुछ खत्म हो गया, शायद सब कुछ अंत हो जाएगा। हमने सोचा था सब कुछ पर विजय प्राप्त कर लेंगे और अब सब कुछ चला गया, तो हम 0 या 100 ही सोचने लगते हैं। हम हमारी जो
हमारा जो परिप्रेक्ष्य है सोचने का, वो बहुत शॉर्ट साइटेडनेस है। और दूसरा जो हम मानव जाति के साथ एक और कमजोरी ही कह लें, कमजोरी है, वो ये है कि हमारा फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस बहुत लो है। यानी हम किसी भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को बहुत जल्दी उबरना चाहते हैं, उससे हम बहुत देर तक उसमें रहना नहीं चाहते। अगर हमारे सामने कोई प्रॉब्लम है तो हम चाहते हैं जल्दी से वो खत्म हो जाए। और ये मनुष्य मात्र हम सब लोग चाहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो कैपेसिटी हमने हासिल की हुई है कि हमने बहुत बहुत सारी चीजों में सफलता पाई है। और आज इतने दिन हो गए हम वो नहीं कर पा रहे, पूरी तरह से हम उस पर विजय प्राप्त नहीं कर रहे। तो कहीं ना कहीं टॉलरेंस हमारा शिथिल होता जा रहा है, हमारी जो धैर्य है वो खत्म हो जा रहा है। और इस पर हम दूसरी भी बात करें कि जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, आप लोगों जैसे जो डॉक्टर्स हैं, जो जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं, जितने भी पुलिस वर्कर्स हैं, ये लगातार इन काम करते करते, लगातार काम करते करते अब थकने लगे हैं। तो अब ये सेकेंड वेव के बाद देखा जा रहा है कि ये वर्कर्स को भी स्ट्रेस होता चला जा रहा है, इनकी भी एंजाइटी बहुत बढ़ गई है। और आप शायद सुन रहे हैं चारों तरफ कि जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनमें से कई लोग सुइसाइड तक आइडियाज आ रहे हैं और सुइसाइड कर रहे हैं। और विशेषज्ञों का जो ग्रुप है, मानसिक विशेषज्ञों का, हम भी उसका एक पार्ट हैं, जो वेबिनार्स हो रहे हैं, मीटिंग्स हो रहे हैं, उनमें यही देखा जा रहा है, यही फोर्स से किया जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में रेट ऑफ सुइसाइड बढ़ जाएंगे, क्योंकि वो धैर्य कम होता चला जा रहा है। एक कंटिन्यूटी काम की इतनी बढ़ जा रही है, जो लोग फ्रंट लाइन है, और उनको डिस्ट्रेसिंग का कोई मौका नहीं मिल पा रहा है। कोई ऐसा एडवाइस नहीं है जो क्लियर हो, जो ऐसा सटीक आंसर नहीं है, जो गाइडलाइन आ रही है वो 4 दिन में बदल रही हैं। और ये सब जो बढ़ता जा रहा है, इससे शायद हम सब काम करने वाले एक्टिव लोग भी हम लोग प्रभावित हो रहे हैं। और इसका कारण यही 3 चीज हैं। या तो हम लोग स्ट्रेस की बात करें, आज का टॉपिक ही है स्ट्रेस, तनाव। अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन देखें ना, व्हाट इज तनाव, व्हाट इज स्ट्रेस, तो इसका डेफिनेशन भी यही है कि अनएक्सपेक्टेड लाइफ इवेंट या लाइफ सिचुएशन जब हमारे सामने आती है तो उससे स्ट्रेस होता है ना, वो स्ट्रेस कहलाता है। उससे होने वाले हमारे अंदर जो परिवर्तन होते हैं स्ट्रेस कहलाता है। तो अनएक्सपेक्टेड यानी जिसका हम लोग दूर दूर तक जिसके बारे में नहीं सोच पाते, ऐसी चीज जब हमारे सामने अचानक आ जाती है तो हमारे अंदर, हमारे मस्तिष्क के अंदर बहुत सारे चेंजेस होने लगते हैं, जो कि फिजिकली मैनिफेस्टेशन जिनका होने लगता है, हमको दिखने लगते हैं। हमको सबको, अभी सुनील जी ने भी कहा कि हम लोगों को सबको होता है। यस, हम सबको होता है। और अभी जब मैं गिनाऊंगी तो हम सब लोग ये करेंगे कि हाँ ये तो मुझे भी होता है, ये तो मुझे भी होता है ना। इसमें क्या होता है, दिल की धड़कन तेज होती है, हमारा बीपी हाई होने लगता है, ब्लड प्रेशर हाई होने लगता है, सांस तेज चलने लगती है, पसीना आने लगता है सब तरफ, हाथ ट्रेमर्स आने लगते हैं ना। ऐसा लगता है जैसे सांस रुक रहा है, सांस ले नहीं पा रहे हैं ठीक से, और बहुत सांस फूलने लगती है, हाथ पैर के मसल्स टाइट हो जाते हैं, दर्द होने लगते हैं, कभी कभी तो कोलैप्स जैसी स्थिति भी आ जाती है। ये सभी को स्ट्रेस कहा जाता है। यानी हमारे अंदर अचानक हमारे सामने कोई ऐसी लाइफ इवेंट या लाइफ सिचुएशन आती है जिससे सबसे पहले हम शॉक स्टेज में जाते हैं, और हमारी जो स्वतः हमारे अंदर एक कोपिंग मैकेनिज्म होता है, सबके अंदर, हर जीव के अंदर, सिर्फ मनुष्य में नहीं, हर जीव के अंदर वो काम करना बंद हो जाती है। और उसके काम करना बंद हो जाती है उस समय हम शॉक स्टेज इसीलिए कहते हैं क्योंकि हम एक क्लाउडेड, हमको समझ नहीं आता कि क्या करना है ना।
और क्योंकि समझ नहीं आता है तो नेचुरली वो डिस्ट्रेस के रूप में हमारे सामने दिखती है। एक इमोशनल डिस्ट्रेस आता है कि अरे बाप रे, अब क्या, अब तो हम कुछ नहीं कर सकते। वो उसी को हम लोग पैनिक कहते हैं। हम लोग कहते हैं कि एक एक कैसे एडजस्ट करें, एडेप्टिव स्किल्स हमारे धराशायी होने लगते हैं, हमारे खत्म होने लगते हैं, फेल होने लगते हैं, और इसी को हम लोग स्ट्रेस कहते हैं। और नेचुरली उसकी वजह से हमारी ये सारी सिम्टम्स बढ़ने लगती हैं। इसके साथ साथ एंजाइटी की हम लोग बात करें, जब हम लोग जैसे ही सोचना शुरू करते हैं कि अब क्या, अब कैसे, अब मैकेनिज्म क्या है, फाइट और फ्लाइट। तो फाइट और फ्लाइट इस सिचुएशन में हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि किससे लड़ें, अदृश्य जीव भी नहीं है वो, तो किससे लड़े, फाइट किससे करें। एटमॉस्फेयर में एक ही चीज है कि बचे रहो, अदरवाइज मर जाओगे, कब हमारे ऊपर वार आ जाएगा। तो वी कैन नॉट फाइट, वी कैन नॉट फ्लाइट, हम कहाँ भागें सिवाय घर के अंदर घुसने के, और कोई चारा नहीं है। तो ये दोनों ही जो हमारे कोपिंग मैकेनिज्म है, कोविड-19 के सामने हम नहीं कर पा रहे हैं। और क्योंकि हम डायरेक्टली नहीं कर पा रहे हैं, तो शायद हमारी इसी वजह से मानसिक जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। बहुत ज्यादा स्ट्रेस हमारा बढ़ता चला जा रहा है। हम बहुत सिंपल शब्दों में एक चीज बताना चाह रहे हैं, एंजाइटी और डिप्रेशन, ये दो नाम हम सबको पता है। एंजाइटी की जब हम बात करते हैं, जब हम लोग भविष्य में क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे, हम कैसे बचाएंगे अपने फैमिली के मेंबर्स को, हम दूसरों को, हम क्या करेंगे, हमारा भविष्य क्या होने वाला है, इसके बारे में हम जैसे ही सोचने लगते हैं, ये सारे स्ट्रेसेस होने लगते हैं और हमें एंजाइटी होने लगती है। हमें बहुत चिंता, बहुत, क्योंकि आंसर नहीं है, कोई आंसर है ही नहीं, और हम सिर्फ सोचते रह जाते हैं और हम पैनिक की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। हम पैनिक की तरफ बढ़ते हैं, अटैक आने लगता है हमारी, जैसे ऐसा लगता है जैसे अभी हमारी सांस रुक जाएगी। दूसरी तरफ हम जैसे ही पास्ट की तरफ बढ़ते हैं, गिल्ट होता है, हमने अपनों को खोया है, हमने जॉब खोई है, हमने इतना पढ़ा था, एग्जाम ही कैंसिल हो गया। वो जो एक अंदर एक विषाद, एक बहुत बुरा लग रहा है, वो जो सारी चीजें हमको इस तरह से, पास्ट के बारे में हम जैसे ही सोच रहे हैं तो हम डिप्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे अंदर होपलेसनेस, हमारे अंदर वर्थलेसनेस, हमारे अंदर हेल्पलेसनेस, फियर, किसी भी गिल्ट कि हम कुछ नहीं कर पाए, हमने ऐसा कर लेते तो हो जाता शायद, ऐसा। हमारे पास ऐसे बहुत केसेस आ रहे हैं जिन्होंने अपनों को खोया है, और वो अब ये कह रहे हैं कि हाँ शायद 2 दिन पहले उनको एडमिट कर देते तो बच जाते, शायद हम ऐसा कर लेते तो शायद ऐसा हो जाता, हम वैसा कर लेते तो शायद ऐसा हो जाता। तो ये जो बार बार हमें गिल्ट हो रहा है, हमें छोटी छोटी चीजों में ये लग रहा है कि हम ये नहीं कर पाए, यहाँ हम चूक गए, हम ये कर लेते तो ये हो जाता, तो उन सब से हम डिप्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रही हूँ यहाँ पर कि हम फ्यूचर या पास्ट, इन दोनों की तरफ जैसे ही बढ़ते हैं, हम एंजाइटी या डिप्रेशन की तरफ बढ़ रहे होते हैं। और आज का जो हमारे चारों तरफ का सिचुएशन है वो यही हो रहा है कि हम कंटिन्यूअस या तो पास्ट सोच रहे हैं, या हम फ्यूचर का अनसर्टन फ्यूचर की बात सोच रहे हैं, जहां पर कोई सर्टेनिटी है ही नहीं। और इसकी वजह से हम परेशान होते चले जा रहे हैं, हमें आंसर नहीं मिल रहा है, और यहाँ पर शेयरिंग नहीं कर पा रहे हैं, आइसोलेशन है, अकेले पड़ गए हैं, सब अपने अपने जगह पर बंद हैं, काम कम हो गया है, इस वजह से भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अब बात भी कर रहे हैं तो इसी बात कर रहे हैं, यही बातें कर रहे हैं। अगर हम किसी से बात भी कर रहे हैं तो से केवल और केवल यही सारी बातें कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर हम लोग सुलझन की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, जो आज का टॉपिक है। और मैं उस पर आ रही हूं कि क्या हम लोग थोड़ी सी बात करें
उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर्स पर आऊंगी और डायरेक्टली जो भी आप लोग के क्वेश्चंस होंगे वो मैं आंसर दूंगी, लेकिन मैं कुछ मिनट और लेना चाह रही हूँ जिसमें मैं कुछ जनरल प्रोसीजर्स की बात करूं कि हम लोग स्ट्रेस से दूर कैसे हो सकते हैं या डी स्ट्रेसिंग कैसे करें। सबसे पहले और जो मैं कहना चाह रही हूँ, अभी मैंने पास्ट और फ्यूचर की बात की। पास्ट इज डिप्रेशन ओरिएंटेड एंड फ्यूचर इज एंजाइटी ओरिएंटेड, जो कि हम लोग ज्यादातर उसी में थॉट प्रोसेस सेल्फ टॉक करते रहते हैं, सेल्फ टॉक करते रहते हैं। हम अपने आप से कंटिन्यूस 24 घंटे बात करते हैं, या तो पास्ट के बारे में या फ्यूचर के बारे में। पहली सुलझन जो मैं बताना चाह रही हूँ वो ये है कि हम हेयर एंड नाउ में आए, हम प्रेजेंट में आने की कोशिश करें, क्योंकि प्रेजेंट इज प्लेजेंट। अगर हम सामने आएंगे, अभी में आएंगे, तो शायद हम पास्ट और फ्यूचर में जाने से अपने आप को में कमी ला पाएंगे, हम अपने आप को रोक पाएंगे, वो कंट्रोल कर पाएंगे। पर अब हम बाहरी कंट्रोल छोड़कर अंदर की कंट्रोल की बात करना शुरू कर रहे हैं। तो बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को पास्ट फ्यूचर से हटाकर प्रेजेंट में लाएं। और कैसे लाएं? माइंडफुलनेस आप सब लोग जानते हैं, माइंडफुलनेस आप सब लोगों ने सुना है, किया है। मैं आज माइंडफुलनेस डिटेल में नहीं बता रही हूँ। ये एक तरह का माइंडफुलनेस, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि अलर्टनेस, माइंड का अलर्टनेस यानी हम प्रेजेंट में हैं। हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसके साथ अगर कॉग्निटिवली, संज्ञानात्मक रूप से जुड़े हुए हैं उस क्रिया के साथ, तो हम प्रेजेंट में हैं। जो मैं इस समय बोल रही हूँ, मैं आप लोगों को देख पा रही हूँ, आप लोग मुझे देख पा रहे हैं। अगर हम लोग कॉग्निटिवली यही सोच रहे हैं, यही बोल रहे हैं, यही सुन रहे हैं, इसी में हैं, तो हम प्रेजेंट में हैं। इस समय पास्ट या फ्यूचर हमें डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। हमको शायद इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। बहुत सरल 1-2 एक्सरसाइजेस मैं बताऊंगी। सिंपल सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज की बात करें अगर ना, वैसे माइंडफुलनेस में हम लोग 5 इंद्रियों की बात करते हैं कि जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, हम लोग इन 5 सेंस ऑर्गन्स से प्रेजेंट में जुड़े रह सकते हैं। यानी हमें जो दिख रहा है इस समय, वो पास्ट नहीं हो सकता, वो फ्यूचर नहीं हो सकता है, वो प्रेजेंट है। जो हमें इस समय सुनाई पड़ रहा है वो पास्ट नहीं हो सकता, वो फ्यूचर नहीं हो सकता, वो प्रेजेंट है। जो हमें इस समय स्वाद आ रहा है, जो हमें इस समय हमें टच महसूस हो रहा है, ये जो 5 संवेदन हम कर रहे हैं वो प्रेजेंट में होते हैं, और हम इसके थ्रू प्रेजेंट में रहने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आमतौर में अगर हम ध्यान दें, हम सुबह उठते हैं, हम कर कुछ और रहे होते हैं, दिमाग हमारा कुछ और सोच रहा होता है। सबसे पहले हम बाथरूम में जाते हैं और ब्रश करते हैं। कितने लोग ब्रश सोच के करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं? हमें शायद सारे दिन भर की क्रिया याद आ जाती है, ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना, यानी फ्यूचर के ओरिएंटेड हम सोचने लगते हैं, या फिर कल की बात में हम चले जाते हैं, अरे कल क्या हुआ था, कितना बुरा हुआ था, या व्हाटएवर हुआ था। तो हम उस क्रिया में नहीं इन्वॉल्व होते, बल्कि हम कुछ और सोच रहे होते हैं, और ऐसे ही पूरा दिन रूटीन हमारा ऐसा ही है। हम कुछ और कर रहे होते हैं, कुछ और सोच रहे होते हैं, कुछ और कर रहे होते हैं, कुछ और सोच रहे होते हैं। हम माइंडफुल हो जाए ना, जो कर रहे हैं उसी को कमेंट्री की तरह मन में बोलें, उसी को सोचें, उसी को, वेरी सिंपल एक्चुअली, बट वी डोंट डू इट। If we do it, if we start doing it 1 or 2 times, ये हमारे आदत में आने लगेगा और शायद हम माइंडफुल हो जाएंगे। हम सड़क पर चलते हैं, स्पेशली हम सब जो गाड़ी चलाते हैं, क्योंकि मैकेनिकल हो गए हैं, हमको आता है गाड़ी चलाना, हम कुछ और सोच रहे होते हैं, हम बिल्कुल नहीं ध्यान देते हम क्या कर रहे हैं। अगर हम माइंडफुल हो जाएं तो परफॉर्मेंस लेवल बढ़ जाएगा, एक्सीडेंट्स कम हो जाएंगे, हम माइंडफुल हो जाएंगे, हम सतर्क हो जाएंगे, हम ऑब्जर्वेंट हो जाएंगे ज़्यादा, हम चारों तरफ ज़्यादा देख पाएंगे, हम जो कुछ भी हो रहा है उसमें ध्यान दे पाएंगे।
हम खिड़की के पास बैठ जाएं और देखें और क्या क्या दिख रहा है उन सब को सोचें कि हमें 2 मिनट में क्या 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 चीजें दिखी। हम पास्ट ना सोचें, हम फ्यूचर ना सोचें। ये अब बहुत छोटी छोटी सी एग्जाम्पल्स हैं। इससे भी छोटा एक एग्जाम्पल जो हम सब हमेशा कर रहे हैं, यानी ब्रीदिंग। हम लोग कोरोना में ब्रीदिंग की एक्सरसाइजेस कई तरह से कर रहे हैं, कई तरह से प्राणायाम कर रहे हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। माइंडफुलनेस की सिंपल सी एक्सरसाइज ब्रीदिंग की यही है कि हम 5 काउंट के साथ इनहेल करें, 5 काउंट होल्ड करें, 5 काउंट एक्सेल करें, 5 काउंट होल्ड करें, फिर 5 काउंट इनहेल करें, रुकें, एक्सेल करें, फिर रुकें। यानी हम 5 5 5 5 के चक्र में अगर 3 बार 4 बार 5 बार भी अगर हम करते हैं तो शायद हम क्या हो रहा है, जो मैंने माइंडफुलनेस के समय कहा कि हम जो क्रिया कर रहे हैं कॉग्निटिवली गिनती गिन रहे हैं, इसलिए हम उस क्रिया के साथ हैं, क्योंकि सांस प्रेजेंट है, हम इस पल सांस ले रहे हैं और अभी जो हम सांस ले रहे हैं वो पास नहीं है, पर अगर हम उसको काउंटिंग के साथ जोड़ देंगे तो हम कॉग्निटिवली उसके साथ जुड़ जाएंगे। मैं एक बार आपके सामने कर रही हूँ, शायद आप लोग भी अगर मेरे साथ करें तो अच्छा होगा। हम लोग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 होल्ड 1 2 3 4 5 एक्सेल 1 2 3 4 5 hold 1 2 3 4 5 again inhale 1 2 3 4 5 hold 1 2 3 4 5 exhale 1 2 3 4 5 hold 1 2 3 4 5। हम नॉर्मल सांस लें। दीज आर फ्यू टेक्निक्स। चाहे हम रोजमर्रा के जीवन में जो कुछ भी हम रोज कर रहे हैं उसके साथ हम माइंडफुल हो जाएं, चाहे हम इस तरह की कुछ छोटी छोटी एक्सरसाइजेस करें, हम माइंडफुल हो जाएं। अगर हम प्रेजेंट में रहेंगे तो हम काफी हद तक अपने एंजाइटी और डिप्रेशन के थॉट्स से बचे रहेंगे। दूसरा, हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं। हम बार बार एज अ प्रोफेशनल मैं बात करती हूँ कि हम सोशल डिस्टेंसिंग ना करें, हम फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात करें। सिर्फ शब्द में बदलाव लाएं, हम फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात करें। सोशल डिस्टेंसिंग के बाद आज हम इतने लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, यहाँ पर हमारे साथ कितने लोग हैं, क्या हम लोग सोशलाइज नहीं कर रहे हैं? हम वर्चुअली भी, तो आजकल की टेक्नोलॉजी ने हमें इतना तो मौका दिया है कि हम वर्चुअली, फोन ने, स्मार्टफोन्स ने, इतने सब गैजेट्स ने हमें ये मौका तो दिया है कि हम सोशली जुड़े रहें लोगों के साथ। तो हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात ना सोचें, हम अकेले नहीं हैं, पूरा देश हमारे साथ है, पूरा समाज हमारे साथ है, सब लोग हमारे साथ हैं। सिर्फ फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात हम लोग कर रहे हैं, जिसको हम लोग प्रोटोकॉल मान रहे हैं और उसको हम लोग वाकई मानकर आगे चलें। तो हम हमेशा ये सोचें कि वी आर नॉट अलोन। जो मैं मेलंकली की बात कर रही हूँ, जो मैं लोनलीनेस की बात कर रही हूँ, जो मैं आइसोलेशन की बात कर रही हूँ, वो हमें सुइसाइड आइडियाज की तरफ ले जाता है। वो इसीलिए क्योंकि हम अपने आप को बहुत अकेला महसूस करने लगते हैं। हम शेयर करें, फोन पर रहें, लोगों के साथ बातचीत करें, फैमिली के साथ समय बिताएं, अपने घर में जो लोग हैं, अपने परिवार के जो लोग हैं, अपने दूर बैठे जो घर के लोग हैं, उनके साथ हम समय बिताएं। और ऐसा कर भी रहे हैं, हम सब लोग ऐसा कर भी रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा अगर हम लोग इस तरह की चीजें करने लगेंगे तो शायद हमको समझ में आएगा कि हम अकेले नहीं हैं, क्योंकि हमें डिप्रेशन के इस थॉट से अलग होना है कि हम। तीसरा, कि हम शेयर करने की जब बात कर रहे हैं
तो हम एक और काम करें कि जब भी इस तरह के तो हमें खुद को कोरोना हुआ है या हमारे परिवार वालों को हुआ है या हम इस डिप्रेशन में आ गए हैं और हमें बहुत इस तरह की फीलिंग्स आ रही हैं, इस तरह के थॉट्स आ रहे हैं, हम उनको आर्टिकुलेट करें, हम उनको लिखें, स्पेसिफाई करें कि एक्चुअली मुझे क्या फील हो रहा है। जब हम एक एक क्लाउडेड दिमाग में रहता है ना कि पता नहीं कुछ तो हो रहा है, मेरे पेशेंट्स लोग बहुत ज्यादा ये बोलते हैं, कुछ तो हो रहा है, क्या हो रहा है दे डोंट नो। और काउंसलिंग या थेरेपी में हम लोग शायद वही आर्टिकुलेट कराते हैं कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। ये जब वो लोग जान जाते हैं तो बहुत सारी मैकेनिज्म अपने आप ही लेके आ जाते हैं कि हाँ ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो कई बार हमें अपनी फीलिंग्स के बारे में खुद को समझ नहीं आता कि एक्चुअली हमें क्या फील हो रहा है। तो हम जब आर्टिकुलेट करेंगे यानी हम स्पेसिफाई करेंगे, लिखेंगे तो सबसे अच्छा स्पेसिफाई हो पाता है। हम उसको सेंटेंस फॉर्म में लिखें। जब हम उसको लिखेंगे, शब्द देंगे, तो हम शायद लॉजिकल थिंकिंग वापस हमारी आएगी। जो हम कह रहे हैं ना कोपिंग मैकेनिज्म, उस समय हमारा एडजस्टमेंट, हमारा कोपिंग वो चीज खत्म हो जाता है। जब हम लोग लॉजिकली बात एक्सप्रेस करने लगते हैं अपने आप को, उस वक्त हम लॉजिकली सोचना शुरू कर देते हैं वापस। तो लॉजिकली सोचना बहुत जरूरी है। सिर्फ हम लोग जो सेल्फ टॉक और क्या होगा पता नहीं क्या होगा, ये जो हम लोग उलझने सोचते रहते हैं, वो मीनिंगलेस हैं, उससे कोई फायदा नहीं है। हमको लॉजिकली सोचना है। हम अगर उनकी एक चार्ट आउट कर लें, अगर हम लोग लिस्ट बना लें और हम लोग एक एक करके उनसे डील करते चले जाएं, हम अपने स्मार्ट गोल्स बनाएं कि हाँ इस चीज के लिए ये डिजास्टर मैनेजमेंट भी यही करते हैं ना कि हम लोग जितनी भी क्षति हुई है, जितनी भी मेंटल या फिजिकल सोशल जो भी क्षति हुई है, उस सबको हम लोग लिस्ट डाउन करते हैं और एक एक को हम लोग सुलझाते चले जाते हैं ताकि उनका रिहैबिलिटेशन होता रहे। इस समय भी हम लोगों को यही करना पड़ेगा। जो मानसिक और सोशल क्षतियां हो रही हैं उनको हम लोगों को लिस्ट डाउन करना पड़ेगा, उनका हमें गोल बनाना पड़ेगा, लक्ष्य बनाना पड़ेगा, वो जो कि स्मार्ट हो, स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, अचीवेबल हो, रियलिस्टिक हो और टाइम बाउंड हो। और ऐसा करके जब हम लोग उन गोल की तरफ बढ़ेंगे, उन स्मार्ट गोल्स की तरफ बढ़ेंगे, लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे, तो अपने आप इनसे हम लोग निकलते चले जाएंगे। तो ये बहुत इंडिविजुअलिस्टिक है क्योंकि जो मुझे फील हो रहा है वो शायद किसी है, पैंडेमिक सबके लिए है, सबको लक्षण एक जैसे हैं, पर उनकी सीवियरिटी, उनका वेरिएशंस, उनकी जो स्थितियां हैं वो अलग अलग रूप में सबको हो रहा है। तो इसलिए सब अगर इस तरह से करें। एक और चीज मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी कि हम लोग अपने लेवल पर जो काम कर रहे हैं, सुनील जी मैं आपसे ही कहना चाहूंगी और आप यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों से कहना चाहूंगी कि मैं आप लोगों को भी उसमें जोड़ना चाहूंगी कि मैंने जैसे कहा कि हमारे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हमारे देश में बहुत कम है जो वाकई लाइसेंस्ड ट्रेंड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, वो बहुत ज्यादा कमी है उनकी। पर अभी जो एपिडेमिक की बात हम लोग कर रहे हैं वो इतना ज्यादा है कि हम लोग शायद उसकी भरपाई नहीं कर पाएंगे अगर सिर्फ हम लोग ये बलबूते पर खड़े रह के सिर्फ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स कर लेंगे तो नहीं कर पाएंगे। हम लोग एक अपने लेवल पर काम कर रहे हैं कि हम लोग एक ट्रेनिंग कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट वॉलंटियर्स की, जो कि केयर लिसनर्स ग्रुप तैयार कर रहे हैं हम लोग, जो ऐसे लोगों को सुनेंगे, ऐसे लोगों से बातचीत करेंगे और साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड की बात हम लोग कर रहे हैं कि एटलीस्ट साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड वो वहां तक पहुंचा पाएंगे, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो, चाहे वो ट्राइबल क्षेत्र हो, चाहे जैसे भी क्षेत्र हो। ऐसे लोग हमसे अगर जुड़े, ऐसे वॉलंटियर्स जुड़े, ऐसे ग्रुप्स को ऑलरेडी हम लोग एक ग्रुप को ट्रेन कर चुके हैं और 2-3 ग्रुप्स अभी आने वाले हफ्ते में शायद आने वाले हैं। तो आप लोग के सामने भी अगर कोई भी वॉलंटियर्स इस काम के लिए तैयार हैं, बहुत काम कर रहे हैं, मैंने सुना है हेल्प बॉक्स और आप लोग सब लोग बहुत काम कर रहे हैं। अगर साइकोलॉजिकल काम हम लोग जो काम कर रहे हैं, खाना पहुंचाने का काम, उनको फिजिकल हेल्प देने की बात कर रहे हैं, जबकि हम लोग जो तैयार कर रहे हैं वो मेंटल हेल्प देने की बात कर रहे हैं कि मेंटली
उनके पास कोई सुनने को नहीं है, उनके पास उनके अंदर क्या हो रहा है जो मैं कह रही हूँ स्पेसिफिक रूप से हम बाहर लाएं, जब तक नहीं आएगा, जब तक कोई उनको वाकई सुनेगा नहीं। और वो अगर हम वॉलंटियर्स तैयार करेंगे तो शायद हर एक के मन से वो ग्रंथियां निकलेंगी, वो कॉन्फ्लिक्ट्स निकलेंगे, वो विचार सामने आएंगे और शायद हम उनको हेल्प तब तक पहुंचा पाएं। और अगर कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें वाकई मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की जरूरत होगी तो वो लोग, पूरा एसोसिएशन उसके लिए तैयार रहेगा। मैं शायद मैंने 48 मिनट्स हो गए हैं और मैं चाहूंगी कि हम प्रश्न उत्तर के लिए मैं तैयार हूँ। किसी भी तरह के मेंटल हेल्थ संबंधित और इस सिचुएशन से संबंधित जो भी प्रश्न हैं, मैं ट्राई करूंगी कि मैं उनका उत्तर दे पा सकूं। बहुत धन्यवाद मैडम। अब मैं म्यूट लोगों, आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, सवाल आप लोग पूछ सकते हैं। आप ये फोरम ओपन है, आप आमंत्रित हैं सवाल करने के लिए। आप पहले अपना नाम बता दीजिएगा, आप कहाँ से बोल रहे हैं, अपना नाम बता दीजिए फिर सवाल करिए। स्वागत है आप। नमस्कार। गुड इवनिंग, आई एम रितु सिंगल। मैं हैदराबाद से बोल रही हूँ। आपने जैसे बोला कि वॉलंटियर बन सकते हैं, तो उसके लिए क्या मतलब व्हाट आई हैव टू डू, मैं कैसे ग्रुप से जुड़ना या क्या करना रहेगा मुझे? आई कांट सी यू मैडम, आपने शायद कैमरा नहीं खोला अपना। ओके, आई विल ओपन द कैमरा। ओके, यस, वेलकम। गुड इवनिंग मैम, मैं हैदराबाद में रहती हूँ, रितु सिंगल। सो नमस्ते। तो ये आपने बताया कि हम वॉलंटियर भी बन सकते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? बहुत से मेरे फ्रेंड्स हैं जो इस समय ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं जिनके अंदर एम्प्टीनेस, जैसे मुझे भी लगता है ये एम्प्टीनेस, तो बट मैं वॉलंटियर बनना चाहती हूँ कि मैं उनकी भी हेल्प कर सकूं और बाकी लोगों की भी हेल्प कर सकूं। आई एम नॉट गेटिंग वॉइस। मैडम आप म्यूट हो गई। सॉरी, आई एम सॉरी, मैंने सोचा मैं तो अनम्यूट ही हूँ। सॉरी। तो मैडम रितु जी, मोस्ट वेलकम। हम सब इसमें मदद कर सकते हैं और एक्चुअली कर भी रहे हैं, अपने अपने स्तर पर कर रहे हैं। हम लोग इसको थोड़ा सा प्रोफेशनल ट्रेनिंग देना चाह रहे हैं, एक शॉर्ट 6 घंटे की ट्रेनिंग या 8 घंटे की ट्रेनिंग करना चाह रहे हैं, जो ऑनलाइन ही होगा। मैं ऐसा करूंगी कि मैं कॉन्टैक्ट नंबर सुनील जी के इस ग्रुप में डाल दूंगी। अगर आप इससे जुड़े हुए हैं तो हम इस पूरे ग्रुप में वो नंबर मिलेगा और उतने लोग और जुड़ जाएंगे। तो नेक्स्ट जो भी हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा वो आपको सूचित कर दिया जाएगा, ठीक है, जो कि इसी वीक में होने वाला है। जी, एक क्वेश्चन और था मेरा। जी पूछिए। जैसे मुझे अभी तो हम हस्बैंड वाइफ अकेले रहते हैं, तो कभी वो ऑफिस चले जाते हैं, तो कहीं मन में एक एम्प्टीनेस लगता है। हाँ जी। एनीवेज मैं काम कर लेती हूँ और कुछ ना कुछ लिख भी लेती हूँ कभी कभी। जैसे आपने कहा कि लिख लेने से प्रॉब्लम सॉल्व होती है, तो कभी कभी मैं लिखती हूँ तो मुझे थोड़ा रिलैक्स लगता है। बट स्टिल इस बार मुझे कई बार मैं सुनती हूँ जब कि कोई मेरा क्लोज फ्रेंड है या कोई बताता है कि वो कोविड से चला गया, वो तो उस दिन मुझे बहुत खराब लगता है और मुझे आई एम नॉट एबल टू स्लीप प्रॉपरली। इसका कारण यही है जो मैंने ऑलरेडी बताया कि हम लोग सेल्फ टॉक में चले जाते हैं, हम लोग उस चेन ऑफ थॉट्स में चले जाते हैं, हम लोग वही सोचने लगते हैं क्या हुआ, क्या हो गया। क्या हम लोग कुछ कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। यानी हम लोग सॉल्यूशन ओरिएंटेड नहीं सोच रहे हैं, हम लोग पास्ट को सोच रहे हैं जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि नुकसान ही है। और किसका नुकसान? आपका नुकसान, हमारा नुकसान। अगर हम ऐसे ही नुकसान करते रहेंगे तो हम अपने आप को ही ठीक नहीं रख पाएंगे, तो हम दूसरों को कैसे रख पाएंगे, है ना। तो बहुत जरूरी है, आपने बिल्कुल सही कहा कि हम बिजी रहें। मैंने यहाँ पर टच नहीं किया, 1 मिनट में आ रही हूँ शाना जी। हम लोग बिजी रहें, न केवल मैं लिखने की बात कर रही हूँ, मैंने यहाँ पर बहुत एम्फसाइज नहीं किया क्योंकि सुनील जी खुद एक आर्टिस्ट हैं और आर्ट एक बहुत बड़ा
तरीका है हमको प्रेजेंट में रखने का और हमें डाइवर्ट करने का, हमें इन सिचुएशन से निकालने का, हमें खुशियां देने का, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे हैप्पी हार्मोन्स प्रभावित होते हैं जब हम एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल वर्कआउट करते हैं, हम हॉबीज परस्यू करते हैं, हम आर्ट एंड क्राफ्ट करते हैं, हम म्यूजिक करते हैं, तो हमारे अंदर जो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं उससे हमारा मूड एलिवेट होता है और हम स्ट्रेस को डी स्ट्रेस कर पाते हैं। तो ये सब तो हम सबको पता है, शायद हम लोग कर ही रहे हैं, इसको हम लोग थेरेप्यूटिकली और ज्यादा करने लगे। जो अभी रितु जी ने पूछा कि हम लोगों को पास्ट और फ्यूचर के थॉट्स से निकलकर अपने आप को काम में लगाना है, या हमें अपनी हॉबीज में लगाना है, हमें प्रेजेंट में लगाना है, हमें कुछ ऐसा मीनिंगफुल करना है जिससे रात को सोते समय ये लगे कि हमने। दूसरा जो एक्सरसाइज की बात हमने कही, हमारी जो बेसिक नीड्स है ना, ईटिंग, ड्रिंकिंग, स्लीप एंड वर्कआउट, इन 4 चीजों पर हम लोगों को बेसिक ध्यान देना पड़ेगा। इंसोम्निया एक बहुत बड़ा, यानी ना सोना, स्लीपलेसनेस एक बहुत बड़ा सिम्टम्स बनकर सामने आ रहा है। बहुत लोगों को ये आ रहा है क्योंकि हम जब चिंता करते हैं नींद नहीं आती है। तो ये 4 चीज हम करना शुरू करें और अपना रूटीन ठीक करें। एक और चीज यहाँ पर मैं जोड़ूंगी, प्लीज एंड प्लीज एंड प्लीज 10 बजे के बाद स्क्रीन के साथ ना रहें। किसी भी तरह का स्क्रीन, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो किसी भी गैजेट हो, हम स्क्रीन के साथ जितना ज्यादा रहेंगे, रिसर्चर्स कहती हैं, या मैं नहीं कह रही हूँ, रिसर्चर्स कह रही हैं कि स्क्रीन के साथ जितना लेट नाइट तक हम रहते हैं, हमारी इंसोम्निया या स्लीपलेसनेस उतनी बढ़ जाती है। तो जितनी जल्दी हो सके हम दिन में करें जो करना है। आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, हम एक निश्चित टाइम बना लें कि इफ इट इज 10 तो 10 के बाद नो स्लीप। अगर हम ये रिलीजियसली कर पाएंगे तो हम देखेंगे कि हमारी स्लीपलेसनेस की प्रॉब्लम्स ठीक होगी। यस, शाना शर्मा। शाना जी, 1 मिनट आपसे पहले मैडम ने बोला डी स्ट्रेस की बात, तो एक वर्कशॉप हम लोग की मंडे को होगी, सोमवार को। ये आर्ट थेरेपी वर्कशॉप है। इसका ये पोस्टर है, ये हैदराबाद की एक एक्सपर्ट है सहर अली, वो ये वर्कशॉप कंडक्ट करेंगी। इसके लिए आर्टिस्ट होना जरूरी नहीं है, कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, बस यू हैव टू रजिस्टर फॉर्मली। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप इसमें शामिल होइएगा, आप लोग को मजा आएगा। ये बहुत अच्छा वो है। और मैडम ने सबसे कठिन चीज बोली हम लोगों के लिए कि स्क्रीन से दूर रहना, क्योंकि सारा ज्ञान हम लोग को उसी व्हाट्सएप से होता है। और दिन भर करिए ना सर। जी 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 जी। मनोज जी, एक मिनट शारदा जी से, मनोज जी आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पहले पूछ लीजिए, मनोज निगम जी, बिकॉज ही हैज टू गो। ओके, मनोज निगम जी। हेलो जी मैं सुन पा रही हूँ। हेलो जी शाना। हाँ जी, मेरा नाम सपना शर्मा है, मैं खंडवा शहर से हूँ। अभी हाल ही मैं सुनील शुक्ला सर से मैं जुड़ी हूँ कुछ 1 सप्ताह पहले। पिछले हम जो लॉकडाउन और लॉकडाउन से रिलेटेड जो डिप्रेशन की बातें कर रहे हैं, तो मेरे लिए तो ये एक अवसर था। मैंने इसमें अपनी पेंटिंग की है घर में बैठ के, क्योंकि पिछले 25 साल से मैं बीएड कॉलेज में अकाउंटेंट की नौकरी करी। मैंने अपनी किताबें पूरी करी, पब्लिश करवाई, लेकिन हर व्यक्ति शायद ये ना कर पाता हो। तो मेरे यहाँ जो स्टूडेंट आते हैं, मैं उनको यही कहती हूँ कि ये समय है, आप जब एक 4 कमरे में हैं तो दिन भर व्हाट्सएप, कोरोना, टीवी न्यूज ये ना करके आप रंगोली है, गार्डनिंग है, लिखना है, पुराने बड़े बुजुर्गों से वीडियो कॉल है, चैटिंग है, ये भी हम कर सकते हैं जो हमने नहीं किया है, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई। और पुरुष लोग जो हैं वो कुछ ना हो तो अपनी पीढ़ी की एक कैटलॉग बना ले, ये भी हम कर सकते हैं। क्योंकि हम कहते हैं अरे हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन हम चाचा, बुआ, भतीजा ऐसा कैटलॉग बना सकते हैं और उसमें हमको एक पॉजिटिव आएगी, क्योंकि एनर्जी हम अपने लोगों से मिल पा रहे हैं। और हम अपने बच्चों को, हो सकता है हम कितने दिन के हैं जो भी है, लेकिन हम अपने बच्चों को फाइट करना तो सिखा ही सकते हैं, क्योंकि हो सकता है हमारे बाद उनके जीवन में कभी ऐसा आए। तो इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनिटी कैसे लेना है, आपको एक्सरसाइज कैसे करना है, आपको जॉगिंग कैसे करना है, आपको सोशल मीडिया से कितना डिस्टेंस बना के रखना है, आपको डॉक्टर्स की कितनी सलाह लेना है, आपको यदि घर में रहना है तो कैसे रहना है। बल्कि मैंने अभी फरवरी में
मिसेस इंडिया कंपटीशन अहमदाबाद में किया था, जबकि ये सब चल रहा था। और गुजरात में तो और ज्यादा, हर 5 फुट की दूरी पर वो सैनिटाइजर, मास्क और ये, इसमें मैंने मिसेस इंडिया 21 शना जी, आप किया था। सवाल पूछ टॉप रही है तो आप सवाल पूछिए ना। आप कुछ सवाल है आपका तो आप सवाल पूछिए। अच्छा, सवाल पूछना है। मैं हाँ मतलब मेरा सवाल सवाल ये है कि हम जो ग्रुप में, हाँ हाँ, मैं तो कर पा रही हूँ, लेकिन हम जो ग्रुप में है वो किस तरह से कर सकते हैं? क्योंकि कल एक रात को लड़का मुझसे पूछ रहा था चैटिंग में कि मैडम मेरे पास जॉब नहीं है, मैं सुसाइड करूंगा। ऐसे आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। शना, आपकी आवाज म्यूट हो गई थी। जी जी मैडम, आप आगे बात कीजिए। जी तो देखिए, जो आप कह रही हैं, इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग दूसरों को हेल्प कर सकते हैं। आपने खुद किया, आप दूसरों को बता सकते हैं, दूसरे भी करें, ये भी कर सकते हैं। जब अगर कोई सुइसाइडल फेज पर है, मैं यहाँ पर अगर सुइसाइड का क्वेश्चन आया है तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी। सुइसाइड करना बहुत आसान नहीं होता। उसके लिए बहुत इम्पल्सिव का इंटेंसिटी जरूरत होती है, तब जाकर कोई सुइसाइड करता है। और उसके पहले अगर वो किसी से बात कर रहा है और उस वक्त अगर हम उसको बातों में लगाएं और हम उससे वाकई कन्वर्स करें, तो हम उस सुइसाइड को भी रोक सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम सुइसाइड की, अगर हम बात कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, तो सुइसाइड के को हम बिल्कुल रोक सकते हैं। अगर आपसे कोई डायरेक्ट बोल रहा है तो बहुत ज़रूरी है कि आप वो व्यक्ति हैं जो वो रोक सकते हैं। हम उनको सिर्फ उस वक्त, वो एक मोमेंट होता है जब इंटेंसिटी ऑफ उनका इम्पल्स बहुत हाई होता है, उसको अगर हम उस समय ना होने दें, अपनी बातों में लगा लें, अपने बातों से प्रश्न पूछने लगें, बात करने लगें, तो शायद वो सुइसाइड करने से रुक जाएगा। तो इतना तो शायद हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद जरूर उनको रेफर करें। जी, कोई और पूछना चाहते हैं? ये मैं पूछना चाहती हूँ। जी जी जी। मैं डॉक्टर रश्मि झा भोपाल से हूँ। मैंने जब से ये कोरोना शुरू हुआ है, तब से पिछले मार्च से मैंने अपना क्लिनिक बंद रखा है, तो ऑनलाइन कंसल्टेशन ही कर रही हूँ। तो बहुत सारे पेशेंट जो है मेरे, वो मुझसे इस तरह जो डिप्रेशन की उसकी सलाह पूछते हैं, तो मैं कुछ दवा आयुर्वेद की बताती, पर जिस तरह से आप कर रही हैं, तो मैं चाहती, मैं भी आपसे जुड़ के और सीखना चाहूंगी किस तरह से उनको मैं अपने पेशेंट्स को काउंसलिंग करूं, क्योंकि बहुत से नियर एंड डियर जो है वो चले गए। खुद मेरे घर पे ही मेरी भाभी के 3 भाई की डेथ हो गई। सब घरों में अपने कोई ना कोई, अपने जान पहचान के कोई ना कोई नियर एंड डियर बन गया है। तो और मेरे स्टाफ का ही एक लड़का, उसकी डेथ हो गई, 40 साल का था, उसके 2 बच्चे हैं, तो उनको संभालना मेरी जिम्मेदारी है। यानी मैं सोचती हूँ कि उनको मैं उनके लिए क्या करूं, कैसे उस बच्चे, छोटे से बच्चे के हाथ से उसको मुखाग्नि दिलाई गई, तो वो बच्चा बहुत बहुत परेशान है। मैंने मना भी किया था कि उसके हाथ से ये नहीं करवाना, लेकिन उस लोगों ने अपने कर्म कांड से उसको, कोविड वाला था, फिर भी उसको पीपी किट पहना के उसको जो करवाया है, तो उस बच्चे की हालत बहुत खराब है। तो मैं उसे कैसे, उस बच्चे को उस दुख से बाहर लाऊं? और मैं थोड़ा शॉर्ट में बताऊं, लेकिन क्योंकि इसके लिए आप मुझसे अलग से भी कभी बात कर सकती हैं, पर मैं आपको शॉर्ट में एक चीज बताना चाहूंगी कि पहली चीज कि ऐसे समय में परिवार का सदस्य या बेटा, मुझे नहीं मालूम वो कितने साल का है, 12 साल का है, अगर उसके से ये करवाया गया तो इसमें बुराई नहीं है, क्योंकि जब इस तरह के रिचुअल्स से वो गुजरता है तो रियलिटी का सामना उसको करना सिखाया जा रहा है। समाज इसीलिए कराता है ना, तो समाज साइंटिफिक है ना, इसीलिए वो करा रहा है। बट इस समय उसकी जो परिस्थिति है, वो जो मेंटल प्रेशर और उससे गुजर रहा है, इस समय उसको जरूरत है। तो बहुत जरूरी है कि हम उसके साथ रैपो एस्टेब्लिश करें ना, उसके साथ बातें करें, उसके साथ ऐसे संबंध बनाएं कि वो अपनी बातें, अपने अंदर की फीलिंग्स को बता सके, वो रो सके, वो हंस सके, वो बता सके, वो सारी फीलिंग्स को बाहर निकाल सके। अगर वो निकाल पाएगा तो उसका डेवलपमेंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी।
क्योंकि देखिए आज कोविड की वजह से मृत्यु हो रही है, लेकिन कई बार छोटे बच्चों के मम्मी पापा की मृत्यु अदरवाइज भी हो जाती है ना, वो लोग भी इसी दहशत से गुजरते हैं। तो बहुत जरूरी है कि मेंटली जो शॉक है, हम लोग ना इसमें रीटेलिंग की बात करते हैं, हम लोग कहते हैं कि हाँ उसका एटमॉस्फेयर बदल दो, उसको दूर ले जाओ, उसको याद ना आए। हम साइकोलॉजिकल जो वो होता है थेरेपी होती है, उसमें हम लोग स्टोरी टेलिंग रीटेलिंग की बात करते हैं कि हम उसको इतनी बार उस चीजों से वो गुजरे कि वो डिसेंसिटाइज हो जाए और उसका वो बहुत ज्यादा ओवर सेंसिटिव ना रहे, उसको सामान्य लगने लगे, न्यूट्रल लगने लगे। और ये अगर होता है, ये हमारे धर्म में हमारे उसमें है कि 13 दिन लोग आते हैं बात करते हैं, अभी नहीं हो पा रहा है। पर अगर आप उसके करीब हैं, कोई भी अगर हम उसके करीब हैं, तो हम लोग रीटेलिंग की बात करें कि कैसे थे, क्या हुआ था, क्या कैसे नहीं हुआ था। 12 साल का बच्चा समझता है, वो अगर रीटेलिंग बार बार करेगा तो वो इस डिप्रेशन से धीरे धीरे टाइम के साथ साथ निकल पाएगा। और आप बहुत कैसे जुड़ इम्पोर्टेंट, सकते हैं, बहुत कैसे जुड़ इम्पोर्टेंट सकते हैं? आपसे जुड़ना चाहेंगे? जी जरूर, बिल्कुल। आप मैडम, वो आपको डॉक्टर रश्मि आपको जहाँ मैडम आपसे हम मैडम ने बताया हमके थ्रू वो हमको कांटेक्ट देंगी, वो आप तक हम पहुंचा देंगे, मैं तो बिल्कुल आप दे दूंगी। जुड़ सकती हैं। अब मैडम बहुत अहम सवाल ये यंग लोग पूछ रहे हैं। एक तो जो 12वीं के बच्चे हैं, हाँ जी, उनके एग्जाम का टेंशन था, अब एग्जाम खत्म होगा उस बात का उस टेंशन है। बात का टेंशन है। अब जो है दूसरे कुछ है, किसी को कुछ नौकरी का टेंशन है कि कुछ है। तो ये युवा एक हमारे बीच में बैठी हुई है, बहुत वंडरफुल वॉलेंटियर हैं, इन्होंने अभी बहुत सारे काम किए हैं, बहुत लोगों की मदद करी है इस कठिन दौर में। हेल्प बॉक्स की बहुत वॉलेंटियर है। प्राची, प्राची आप अपना सवाल पूछिए, अनम्यूट कीजिए और पूछिए आप। यस प्राची, कांग्रेचुलेशंस। नमस्ते मैम। मैम मेरा सवाल ये था कि मेरे साथ वाले में एक फार्मेसी स्टूडेंट हूँ, तो मेरे इस बैच के जितने भी काफी सारे फ्रेंड्स हैं, मेरे साथ वाले जितने भी यंग्स हैं, सबका एक ही क्वेश्चन है कि अब आगे हमारा फ्यूचर में करियर क्या रहेगा, हम लोगों के पास क्या ऑप्शन है। सबका मतलब एक फियर हो चुका है, सब एक डर चुके हैं कि हम लोग आगे करियर में कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। एंड एज एन गर्ल मैम, हमारे यहाँ एज एन इंडिया में होता है कि 22 के बाद ना शादी की बात होने लग जाती है। मेरे साथ भी एंड मेरी फ्रेंड है, हम लोगों का एक ही डर है कि ऐसा ना हो कि हम करियर में कुछ कर ही ना पाए एंड हमारी फैमिली हमारे 1-2 साल में शादी कर दे। एंड मैम हम दोनों काफी एम्बिशियस हैं, हम दोनों को लाइफ में काफी कुछ करना है एंड मेरी तरह काफी लड़कियां भी आई हैं एक। तो मैम सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि हम लोग कैसे अपने आप को इन सब सिचुएशन से, स्ट्रांग होना एक अलग सिचुएशन हो जाती है, बट कैसे इन सब सिचुएशन से फेस करें हम अपने आप को। एक मेजर प्रॉब्लम ये है कि हम कैसे सब, अगर हमारे पास काफी फ्रेंड्स लोगों के कॉल्स आते हैं एंड कन्विंस करना ठीक है, बट हम भी कहीं ना कहीं डरे हुए हैं इन सब चीजों से बिल्कुल कि ऐसा ना हो कि हम कुछ कर ही ना पाए। ठीक है प्राची, आपके 2 सवाल हैं इनफैक्ट, है ना, तो मैं एक एक करके आपका आंसर कर रही हूँ। पहला सवाल कि फ्यूचर का डर, है ना, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। सिचुएशन ऐसी है कि सभी को डर है कि पता नहीं क्या होगा। पर आपको एक बात बताएं प्राची, कि हर जो हमारे सामने रुकावट आती है, हमारे सामने चैलेंज आता है ना, वो एक अपॉर्चुनिटी भी लेकर आती है। मतलब जहाँ चैलेंज है वहाँ मौका भी है ना। हमारी पर्सपेक्टिव, हमारे थॉट्स के ऊपर डिपेंड करता है हम लोग कैसे उसको ले रहे हैं। आप यंगस्टर्स हैं, आप एम्बिशियस हैं, आपने खुद कहा, आप पढ़ी लिखी हैं और उन्हीं मम्मी पापा ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है। जो आपकी शादी कर देना चाहते हैं उन्होंने ही आपको पढ़ाया लिखाया यहाँ तक पहुँचाया है। तो आप अगर मजबूत हैं तो वो 1-2 साल में आपकी शादी नहीं करेंगे, अगर आपके एम्बिशन इतना स्ट्रांग है तो। पहला। दूसरा कि हमें अपॉर्चुनिटीज की तरफ देखना है। हम लोग देख रहे हैं क्लोज, जो जहां बंद हो जा रहा है कि नहीं हो रहा है, लोग जिनकी नौकरियां हैं उनकी चली जा रही हैं तो हमें कहां से मिलेगी। हम लोग इन निगेटिविटी को देख रहे हैं। मैं कह रही हूँ अपॉर्चुनिटीज को भी तो देखें। बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक कितनी चीजें खुल रही हैं। अभी हम लोग आर्ट थेरेपी और क्रिएटिविटी की बात कर रहे थे, कितने ऑप्शंस खुल गए हैं क्रिएटिव जोन में, है ना। अब उसको हम लोग थेरेप्यूटिकली ले रहे हैं और हम लोग उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो जो लोग वाकई इसको करियर समझ रहे हैं वो लोग कहाँ तक जा पाएंगे, है ना। तो कहीं ना
कहीं हम अपॉर्चुनिटीज को देखें। आप फार्मासिस्ट हैं, आप लोगों का तो स्कोप बहुत खुला हुआ है, क्योंकि इस समय अगर कोई सबसे ज्यादा उपयोगी है तो फार्मेसी वाले हैं, है ना। तो आप लोगों को तो मतलब आप लोग तो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं एक तरह से ना। तो हम कहेंगे कि हम कहीं भी हमारा बंद नहीं है। यंगस्टर्स बिल्कुल ना सोचें कि कुछ नहीं मिलेगा, देर है लेकिन अंधेर नहीं है। हमको अपॉर्चुनिटीज की तरफ देखना है, हमें ऑप्शंस की तरफ देखना है, हमें और क्या कर सकते हैं तब तक। जैसे अभी आपने मौका मिला, आपने वॉलंटियर का काम किया, आपने बहुत किया, है ना, वेरी गुड। एंड इसी तरह से हम अपने विल पावर को बढ़ाए रखें। मौका तो हमें मिलना ही है, कोई ऐसा नहीं होगा। इस देश में एक तरफ जहां बंद हो रही हैं चीजें, वहां बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खुल रही हैं, उससे कई गुना ज्यादा, और आगे आने वाले साल में और ज्यादा खुल जाएंगी हर क्षेत्र में, हर फील्ड में। तो इसके लिए तो बिल्कुल ना घबराएं, अपना विल पावर स्ट्रांग रखें, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें, स्ट्रेंथ को देखें, वीकनेस की तरफ ना देखें, और हम अपने स्ट्रेंथ्स को मतलब कामयाब बनाएं, रखें ना। आखिरी सवाल मैडम अब लेते हैं, मैडम का काफी टाइम मैडम ने दिया है। मनोज जी, ये आखिरी सवाल मनोज जी करते हैं। मनोज जी शायद अनम्यूट करिए। अनम्यूट ऑलरेडी अनम्यूटेड। जी सुनाई पड़ आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही जी। बहुत अच्छा लगा आपसे आपकी चीजें सुन के। प्रेजेंट इज प्लेजेंट सबसे अच्छा लगा। और मैं एक्चुअली भोपाल कैंसर रिसर्च का चेयरमैन हूँ। हम लोग पैन इंडिया काम करते हैं कैंसर पेशेंट्स पे, उनको गाइड करते हैं। और एक क्वेश्चन मेरा था कि जो मेरे से हमेशा अक्सर मेरे कैंसर पेशेंट्स को मैं देखता हूँ कि वो लोग कैंसर से तो ऊपर उभर के आ जाते हैं, जंग जीत लेते हैं, लेकिन उनमें क्या होता है, डिप्रेशन एंजाइटी इतनी ज़्यादा आ जाती है कि आगे फ्यूचर हमारा क्या होगा, हम कितने दिन तक जिएंगे, हम कैसे अपनी लाइफ बताएंगे, क्या हम अपनी लाइफ नॉर्मल बता सकते हैं। तो वो बेसिकली क्या ना, उनको आप जैसे एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है। तो मैं कई बार उनको बोलता हूँ कि आप जैसे एक्सपर्ट्स के पास उन लोगों को जाना चाहिए, लेकिन वो बोलते नहीं सर हमको तो इसकी ज़रूरत नहीं है ऐसा। तो मैं क्या उनको कन्विंस करूँ, मैं क्या उनको बोलूँ कि वो आप लोग तक पहुँचें, क्योंकि हम चाहते हैं कि मेरे पेशेंट्स आप तक पहुँचें। जी सर, मैं आपसे शायद नहीं मिली, लेकिन हमने कैंसर हॉस्पिटल्स में और कई जगह काम किया है बहुत साल पहले, ऑफ कोर्स, क्योंकि हम यहाँ पर करीब 30 इयर्स हो रहे हैं भोपाल में हमारे। शुरू में हमने किया है। एक्चुअली उनको ज़रूरत है, अब बिल्कुल जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ज़रूरत है। सिर्फ उनके अंदर अगर ये नीड आ जाएगी कि क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर हमारी अच्छी हो जाए ना, हम जीते तो हैं, हम दुख से भी जी सकते हैं, एंजाइटी में भी जी सकते हैं, और हम उसी को पॉजिटिवली खुश होकर भी जी सकते हैं। तो वो अगर हम डिफरेंशिएट कर पाए कि कब तक जीना है, ये आप लोग ज़्यादा जानते हैं, डॉक्टर्स ज़्यादा जानते हैं, या उनको खुद को भी नहीं मालूम है, पर हम जब तक जिए, कम जिए या ज़्यादा जिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारी अच्छी हो, ये नीड अगर उनके अंदर हम डाल पाएं तो शायद उन्हें हमारी ज़रूरत महसूस होगी। क्योंकि वो लोग ये सोचते सोचते आज को भी खराब कर रहे हैं कि क्या होगा, कि अरे हमारी तो लाइफ ही खराब हो गई, अरे हमें तो कैंसर हो गया, हम तो ठीक, हाँ, कल का सोचकर हम आज को खराब कर रहे हैं। और हम लोग कैंसर पेशेंट्स के साथ यही काम करते हैं एक्चुअली, कि हम अगर आज का सोचेंगे, आज हम जी लेंगे कि कल तो हमें जाना ही है, आज को तो जी लें, तो शायद हम और जी लेंगे, हम और ज़्यादा दिन जी लेंगे, और वो विल पावर हमारे अंदर आ जाएगी। तो सिर्फ अगर हम लोग उनको ये कह पाए कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट देन क्वांटिटी ऑफ लाइफ, ये कन्विंस अगर हम उनको करा पाए तो शायद वो जरूर हम तक पहुंचेंगे या हम उन तक पहुंच पाएंगे। थैंक यू। लास्टली थैंक यू सर। बहुत बढ़िया बात कही, बहुत बढ़िया बात कही मैडम आपने। जो आनंद, प्लीज कौन बोल रहा है? हेलो, मैं बोल रही हूँ। Excuse me, sir. I want to add to what sir was asking. Yes. Because I have worked a lot with cancer patients, and I am myself rehabilitation psychologist in AIIMS Delhi. In addition to what ma'am is saying, exactly, this is what we used to
we have done a lots of palliative cancer counseling, where doctors say that आपके इतने दिन बचे हैं. So we reverse this sentence to like that rather than हमारी जिंदगी में इतने दिन बचे हैं, उस इस तरीके से बोलना शुरू कर दें कि how to add life to the days we are left with, what ma'am is said, rather than counting days. उसमें तो हम रोते रोते अपने सारे दिन निकाल देते हैं. We can do a lot of things जो हमने नहीं की हैं. हमें इसको हम as an opportunity भी ले सकते हैं. Like my father suddenly died, so there are lots of things which I wanted to discuss with my father, I could not. I still think कि मैं ये बोल देती, वो बोल देती. My mother died of cancer, so I know कि when we know these many days are left, you can talk a lot with your parents. आप बहुत सारी बातें डिस्कस कर सकते हैं, आप बहुत सारी चीजें प्लान कर सकते हैं जो आपकी किसी की सडन डेथ से अनप्लान्ड रह जाती है. तो we have to change their outlook towards life, and we can restructure their thought process like that. This is additional I just wanted to add with ma'am. Thank you ma'am. Yeah, thank you अर्चना. तो ये जैसे बात हुई है हिंदी फिल्मों के कुछ मशहूर डायलॉग्स हैं, उसमें एक राजेश खन्ना का सबसे मशहूर डायलॉग है, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होना चाहिए. तो कुछ उसी तरह की बात हो रही है. तो यहाँ पे स्वस्तिका जी आप कुछ कहना चाहेंगी? मेरा एक छोटा सा सवाल था. मैं मीता वाधवा बोल रही हूँ. जी एक मिनट, आपका कैमरा ऑन है? कैमरा हाँ ऑन है. कैमरा ऑफ है. कैमरा ऑफ है. आप मीता वाधवा दिख रही है मुझे. जी 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 पूछिए मीता जी. हाँ नमस्कार काकुली मैम. एक छोटा सा सवाल. कोविड पेशेंट्स को हमने काफी क्लोजली देखा है, तो हमारे पास ऐसा कोई नंबर या ऐसा कुछ हो जो हम उनसे शेयर कर सके और वो आप तक और वॉलंटियर्स तक पहुंच सके, बिकॉज ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है कि उनको इस वक्त साइकोलॉजिकल और मेंटल सपोर्ट की ज्यादा जरूरत है. यदि ऐसा कुछ हो तो हम जैसे लोग जब वहां जाते हैं तो हम उनको आपसे कनेक्ट कर पाए, तो ऐसा हम कोई सिस्टम शेयर कर सकते हैं. जी इस समय तो मीता वाधवा जी मैं यही कहूंगी कि मैं अपना नंबर शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि आ भी रहे हैं, गूगल में मेरा नंबर है. लोग मतलब मेरे पास इस तरह के सवाल आ रहे हैं कि ब्लैक फंगस है, सेकंड सर्जरी होनी है, मैं नहीं कराना चाहता, मैं मरना चाहता हूँ, एंड गूगल में आपका नंबर मिला, मुझसे बात हो रही है. इस तरह के भी मतलब बात हो रही है. तो जिनको मिल जा रहा है वो आ रहे हैं, और मुझे जैसे ऐसे ही बहुत प्रोफेशनल्स हैं जिनके पास आगे है ना. तो ऐसा कोई लिस्ट अगर है तो हेल्पलाइन भी है आजकल, तो हेल्पलाइन भी है जिसमें भी कर सकते हैं, मेरा नंबर दे सकते हैं. जैसे ये वॉलंटियर्स तैयार हो जाएंगे तो मैं जरूर शेयर कर दूंगी. हाँ, मतलब व्हाट आई वांटेड टू शेयर इज कि हेल्पलाइन का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत सारे और फील्ड में बहुत डाइल्यूट हो चुका है, लेकिन आप जैसे एक्सपर्ट जब फ्रंट में आते हैं और हम उनको बोलते हैं कि ये टीम है और इनके वॉलंटियर्स है, उसका इम्पैक्ट बहुत अलग रहता है. तो ऐसा कोई नंबर हो कि जब हम लोग नंबर शेयर करेंगे तो बहुत लोगों के पास जाएगा, तो ऐसा ना हो कि कोई नंबर ऐसा जाए जो बहुत बॉदर कर रहा हो, बट नंबर ऐसा हो कि एटलीस्ट कोई भी कॉल कर सके जब वो अंदर होते हैं, क्योंकि उनको बात करने की बहुत जरूरत होती है. हमारा हेल्प डेस्क बन रहा है, मैं नेक्स्ट वीक ही आप लोगों को या पहुंचा दूंगी. ये थैंक यू. सुलझन में भी हम एक हेल्प डेस्क बना रहे हैं जो कंटिन्यू we will be the part of that also. राइट. तो जी वो एक पार्ट रहेगा. उसका आगे ये पहली कड़ी थी. सुनील जी कंटिन्यू. पहली कड़ी है ये, और जैसा मैडम ने भी कहा था कुछ 4-5 मेरे ख्याल से 4-5 साल हो गए जब सुलझन एक सत्र हम लोगों ने कमला नेहरू स्कूल न्यू मार्केट में किया था. और वो लड़कियां और प्रिंसिपल इतनी खुश थी उससे, जो बहुत बाद में, लेकिन यही सब हालतें कुछ ऐसी हुई कि उसको हम लोग नियमित नहीं कर पाए. लेकिन अब ऑनलाइन एक जरिया है, तो इसके जरिए हम लोग अभी तो एक टॉपिक स्पेसिफिक था, उसके बाद में हम ये गुजारिश करेंगे मैडम से, जब भी मैडम समय देती तो 1 घंटे आपके 2-3 सवाल आ जाएं, उसको लेके डिस्कस करके वो बात हो जाएगी. लेकिन आप सबसे भी गुजारिश है जो भी लोग इसमें शामिल होते हैं या होंगे तो वो प्रिसाइज रहें सवाल में अपने. थोड़ा कठिन है वो प्रिसाइज रहना, लेकिन फिर भी वो भटके नहीं, उसमें सीधी सीधी बात करें, जो आप पे हो रहा है उसको लेके बात करें. और इस तरह से तो वो हम लोग एक केंद्रित करेंगे. तो मैडम का तो हमेशा सहयोग है, और मैडम से जब भी हमने गुजारिश करी है, अभी जो हेल्प बॉक्स की पिछले साल एक्टिविटी थी जिसमें महिलाओं ने अपने संस्मरण लिखे थे, मैडम खुद भी कोरोना प्रभावित रही हैं,
तो मैडम का वो कोविड प्रभावित का भी उनका एपिसोड आया, बाकी उन्होंने लोगों से कंसल्ट किया था, बातें करी थी, लोग उनसे बहुत परामर्श लिया था, उसका भी मैडम ने बहुत अच्छा विवरण दिया है। और इस साल भी हम लोग एक किताब प्रस्तुत करेंगे, इस किताब की योजना है, जो कोविड वॉरियर्स जो फ्रंट लाइन में थे वो और कुछ कविताएं लेके हम लोग की योजना है। तो मैडम आपसे फिर से गुजारिश रहेगी कि आप का आशीर्वाद, आपका सहयोग हमेशा बनाए रखिए। जरूर तो जरूर, जब भी आप मौका देंगे हम बिल्कुल बिल्कुल, आप तो डेज फिक्स कर लीजिए, वीक में आधा घंटा 1 घंटा आप दे दीजिए, तो हम लोग ये सेशन करते रहेंगे। बिल्कुल ठीक। तो आखिर में मैं गुजारिश करता हूँ सुनील अवसरकर जी, हेल्प बॉक्स फाउंडेशन से, फाउंडर से, कि कार्यक्रम का समापन करें और मैडम का धन्यवाद करें। सभी का नमस्कार, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। खासकर मैडम, आपने एक बहुत अच्छा सेशन, आपसे हमेशा सहयोग हमको मिलता है और आगे भी मिलता रहेगा, ये हम आपसे हमेशा गुजारिश करते हैं। सुलझन एक हमें एक नई शुरुआत है, जिसकी बहुत पहले भी शुरुआत हुई थी, पर इसको एक कंटिन्यू लॉन्चिंग, अब आज लॉन्चिंग जैसा ही समझ लें। बहुत सारे तनाव, बहुत सारी अब पेंडेमिक से तो बहुत ज्यादा हो गए हैं, पहले से भी लोगों के जीवन में तनाव है, और उनको कैसे सुलझाए, उसी का नाम है सुलझन। तो इसमें कुछ न कुछ नए नए हम जोड़ते जाएंगे, और आपका सहयोग भी हमें मिलता रहेगा, और भी कुछ एक्सपर्ट्स को हम चाहेंगे कि वो आए। और एक सबसे अच्छा आपने जो ट्रेनिंग का कहा है वॉलंटियर्स के, तो उसके लिए हमारे बहुत सारे वॉलंटियर्स रहेंगे, वो हम आगे आपसे बिल्कुल शेयर करेंगे। जी जरूर। सभी उपस्थित सभी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। 2 दवाइयाँ मेरे पास है शायद तनाव दूर करने की, जो बहुत छोटी है, सबके पास होती है। एक होते हैं दोस्त और दूसरे होते हैं संगीत। शायद बहुत ज्यादा स्ट्रेस हमारा जो होता है वो दोस्त दूर कर देते हैं। एक कट चाय जिसको कहते हैं हम, मिलती है, उस कट चाय भी जब दोस्तों के साथ मिलते हैं, आज तो मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, पर ऑनलाइन भी हम मिल लेते हैं और चाय का आनंद ले लेते हैं, उससे बहुत सारा स्ट्रेस दूर हो जाता है। दूसरा संगीत हम सुनते हैं पर गुनगुनाए भी, हम बहुत कुछ गुनगुना, मेरी भी आदत है, मैं गुनगुनाता रहता हूँ, और बहुत सारा स्ट्रेस उससे कम होता है। तो एक संगीत और दोस्त बहुत बड़ी चीज होती है, जो हमारे तनाव को शायद दूर करने में सहायता कर सकते हैं और करते हैं। आज का सेशन बहुत अच्छा रहा, काफी लोग इसमें पार्टिसिपेट हुए, और ये कड़ी कंटिन्यू चलती रहे, हम ऐसा संभावना रखते हैं, मतलब ऐसी सभी से गुजारिश भी रखते हैं कि सभी शामिल हो और इस कड़ी को आगे बढ़ा सके, और समाज में एक पॉजिटिव थॉट्स और पॉजिटिविटी ला सके। मैम, आपका और सबका हम बहुत तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।